हिस्ट्री में आपको सबसे पहले मैं आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप कक्षा 8 से कक्षा 9 में आए हैं, जिसकी वजह से आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसकी वजह से सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बताऊंगी। ये 2 खंडों में विभाजित है। खंड 1 घटनाएं और प्रक्रियाएं, खंड 2 आधुनिक खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था का उदय। खंड 1 में आपके 3 चैप्टर हैं, खंड 2 में भी आपके 3 चैप्टर हैं। खंड 1 में है पहला फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तीसरा नात्सीवाद और हिटलर का उदय। खंड 2 में आपके 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, दूसरा चैप्टर आधुनिक विश्व में चरवाहे, तीसरा चैप्टर किसान और काश्तकार। इस प्रकार से आपके टोटल 6 चैप्टर हैं जो आपको पूरे साल में करने रहते हैं। इसके अलावा नागरिक शास्त्र के भी इसमें जोड़े जाएंगे, जो 5 चैप्टर उसमें दिए गए हैं सब। अब इसके प्रश्न पत्र, क्योंकि आप कक्षा 8 से आते हैं, कक्षा 9 में आने पर काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को इसमें बहुत परेशानी आती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे प्रश्न पत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहूंगी। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री और सिविक्स मिला के। पहला आता है ऑप्शनल क्वेश्चन, जो 6 नंबर के होते हैं, जिसमें एक सवाल किया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको राइट आंसर चुनकर लिखना पड़ता है। दूसरा आता है लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 15 नंबर का होता है, तीन या दो नंबर पे वो डिवाइड किए जाते हैं। तीसरा आता है दीर्घ प्रश्न, जो कि 15 नंबर का होता है। चौथा विवरणात्मक प्रश्न, जो कि काफी डिटेल्स में आपको उसकी जानकारी देनी पड़ती है। पांचवा आपको सन आता है, यानी किसी भी सन के बारे में सन दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिस्ट्री टीचर किरण सिंह। जैसा कि अभी तक आपने कल मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया, इतनी आपको जानकारी हो चुकी है। सिलेबस देखने के बाद ये जानकारी हो चुकी है कि आपको अब दूसरे अन्य देशों के इतिहास के बारे में जानना है। अभी तक आपने 8वीं क्लास तक भारत के इतिहास के बारे में जाना है, लेकिन 9th क्लास से आपको अन्य देशों के इतिहास के बारे में जानना होगा, जिसमें सबसे पहला आपका है फ्रांसीसी क्रांति। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आखिर ये आदेश क्यों दिया गया था, ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, आइए इसके बारे में संक्षेप में जानें। इस आदेश के परिणाम स्वरूप 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। इन लोगों ने बास्तिल किले, जो कि सम्राट की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, कि जेल को तोड़ डाला। कहने का तात्पर्य ये है कि सम्राट वहां पर राज्य तंत्र था। ये पढ़ने के बाद, इतनी पढ़ने के बाद जानकारी हो गई। अब राज्य तंत्र के खिलाफ आखिर जनता क्यों विद्रोह करती है, इसके बारे में यहाँ इस पाठ में आपको बताया जाएगा। बास्तिल किले के कमांडर को मारकर वहां के कैदियों को छुड़ा लिया और किले को गिरा दिया। कुछ लोगों ने या ये कर लिया कि वहां के किले को जब गिरा दिया गया, तो वहां के बास्तिल किले के अवशेष को लेकर बाजार में बेच दिया, और उस अवशेष को उन लोगों ने खरीदा जो उसे स्मृति चिन्ह के रूप में संजोकर रखना चाहते थे। इस प्रकार की घटनाएं पेरिस में तथा देश के देहाती हिस्सों में भी घटित हुई। जो ये घटनाएं हुई थी, वो न सिर्फ पेरिस में, बल्कि फ्रांस के अन्य देहाती इलाकों में भी घटित हुई थी, जिसका परिणाम, इस क्रांति का परिणाम फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। आखिर ये स्थिति क्यों आई? जो अभी आपको पैराग्राफ पढ़ाया गया है, उसके बारे में कुछ सवाल बताया जाएगा। जैसे कि आपको सिलेबस के दौरान ही मैंने आपको बताया था कि
प्रश्न उत्तर किस प्रकार से आपका क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्जाम में प्रश्न उत्तर का पैटर्न क्या होगा, उसमें आपको ये भी बताया था कि 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो किताब के बीच बीच से आते हैं। तो आपको पैराग्राफ पढ़ाते समय उन कुछ सवालों को मैं लिख कर दूंगी जिसका जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखें, वो प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी रहती हूँ, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। पहला प्रश्न है, पेरिस नगर में आतंक का माहौल क्यों था? दूसरा, टाउन हॉल के सामने कितने लोग एकत्र हुए? तीसरा, नागरिकों द्वारा किस किले को तोड़ा गया तथा वहां के किस कर्मचारी की हत्या की गई? चौथा, किले के अवशेष का क्या किया गया? ये सारे प्रश्न आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर उसका जवाब लिखकर रखिएगा। स्टूडेंट, मैं आपकी हिस्ट्री टीचर किरण सिंह, क्लास 9th के लिए। कल आपको मैंने जो पढ़ाया था उसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो आखिर ये जो घटनाएं घटित हो रही थी कि पेरिस में आतंक का माहौल था, आखिर ये आतंक का माहौल क्यों था, आइए इसके बारे में जानें। तो 18वीं इस क्रांति से पहले की स्थिति, फ्रांस के समाज की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग इसके पहले की स्थिति को जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति होने के मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण था कि फ्रांस एक युद्ध प्रिय देश था, जिसकी वजह से युद्ध में अत्यधिक खर्च होने की वजह से उसे आम जनता पर कर का बोझ अत्यधिक मात्रा में बढ़ाना पड़ता था, जो आम जनता के लिए एक क्रांति का मुख्य विषय हो सकता था। दूसरा, वर्साय के विशाल महल की देखरेख। वहां एक शहर था वर्साय, तो वहां का जो विशाल महल था वो अत्यधिक सुंदर था, उसकी देख रेख के लिए उन्हें बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। तीसरा, फ्रांस के शत्रु देश ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेश राज्य को आजाद कराना, फिर से युद्ध कराने की वजह से करीब 10 अरब लिब्रे यानी फ्रांस की मुद्रा, तो उसकी वजह से 10 अरब मुद्रा का कर्ज फ्रांस के ऊपर बढ़ गया। चौथा, कर तथा कर्ज, और जब ये कर्ज उसके ऊपर बढ़ा तो उसने वापिस कर आम जनता पर बढ़ाया, और उसके भी नहीं हुआ तो उसने अन्य देशों से तथा वहां फ्रांस के अमीर लोगों से कर्ज लिया। ये कर्ज उसने 10% ब्याज पर लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 10% ब्याज की पर लिया, और जब उसकी मांग की गई तो वापिस उसने जनता पर कर बढ़ा दिया। पांचवा, नियमित खर्च, इसके अलावा राजमहल की देखभाल, सैनिकों का रख रखाव, इन सब में भी पैसे की अत्यधिक मांग बढ़ती चली गई। आइए वहां के समाज के बारे में हम लोग जानें। 18वीं सदी में फ्रांस 3 स्टेटस में बटा था। प्रथम स्टेटस पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेटस कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेटस बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर। चौथा, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर। कहने का तात्पर्य ये 3 स्टेटस में लोग बटे हुए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो प्रथम और द्वितीय स्टेटस थे उन्हें कुछ जन्मना अधिकार दिए गए थे। जन्मना यानी अधिकार, यानी जो व्यक्ति जन्म से जो अधिकार प्राप्त होता है उसे जन्मना अधिकार कहते हैं। इसके अलावा उन्हें सामंती विशेषाधिकार भी दिए गए थे। आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसके मुख्य क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, फ्रांस क्रांति के मुख्य कारण लिखिए। आपको 5 कारण बताए गए हैं, 5 कारणों का संक्षिप्त जानकारी आपको उसमें देना है। दूसरा, लिब्रे क्या है? तीसरा, 18वीं सदी में समाज कितने वर्गों में बटा था, उनके नाम तथा किस वर्ग से संबंधित थे लिखिए। वर्ग के तात्पर्य है कि इसमें कितने लोग और किस, जैसे किसान, कामगार, मजदूर दिए गए ना, तो ये सारे वर्ग आपको उसमें लिखने हैं। चौथा, फ्रांस के करों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, यानी उन पर कौन कौन से कर लगाए गए थे इसके बारे में आपको बताना है। चौथा, टाइल, पादरी वर्ग, लिब्रे स्टेटस पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाया था, उसके आगे की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि क्रांति के मुख्य कारणों में क्या क्या कारण थे। उसमें एक मुख्य कारण ये था कि उनके अनाज का उत्पादन जस का तस था, लेकिन उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। अनाज का उत्पादन पहले जैसा था और मांग और अधिक बढ़ गई। वही बात कि अनाज का उत्पादन जितना पहले था उतनी ही रही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी खपत और अधिक बढ़ गई। मुख्य खाद्य पदार्थ पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई और उनके पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि होने के कारण क्रांति का एक महत्वपूर्ण सबब बना। कामगार कारखानों में काम करते थे और नियमानुसार कारखानों का मालिक ही मजदूरी निश्चित करता था, परंतु बढ़ती महंगाई की दर से मजदूरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। जस वहां का एक नियम ऐसा था, फ्रांस का नियम ऐसा था कि जो मजदूरी करते थे उसके वेतन कारखाने के मालिक निश्चित करते थे। कारखाने के मालिक उनसे काम तो लेते थे, परंतु वेतन उतना नहीं देते थे। महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही थी और वेतन उन्हें उतना ही मिलता था। परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब। हालात तब ज्यादा खराब हो गए जब सूखे और ओले के प्रकोप से हालात और बदतर हो गए, जिसके कारण रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। जीविका संकट अर्थात रोजी रोटी का प्राचीन राज्यतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी था। जीविका संकट यानी ऐसी स्थिति जब रोजी रोटी कमाने के मतलब कमा रहा है आदमी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहते हैं। आगे हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है कर एवं अकाल के समय उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 स्टेटस थे, पादरी वर्ग प्रथम वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था तृतीय वर्ग, जिसमें सारे बाकी के जितने आम जनता थे उसके अंतर्गत शामिल हो रहे थे। कर एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक न हो पाने के कारण उनकी राजनीतिक दबाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसकी जिम्मेदारी तीसरे स्टेटस के समृद्ध और शिक्षित लोगों ने उठाई। अब इस राजनीति पर दबाव बढ़ाने का काम तृतीय स्टेटस के लोगों के द्वारा किया गया। ध्यान रहे इस बात को कि तृतीय स्टेटस के वे लोग जो कि पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कई कदम उठाए। मध्य वर्ग का उदय भी इसी सदी में हुआ और यही शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग थे, यही मध्य वर्ग कहलाए। ये वो वर्ग था जिसमें ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। ये समृद्ध कैसे बने? ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात करके या उस वर्ग या फ्रांस के ही प्रथम या कुलीन वर्ग के द्वारा उन माल को खरीद लेना, जिसकी वजह से वे समृद्धशाली हुए। तीसरे स्टेटस के पढ़े लिखे लोगों का मानना था कि किसी को भी जन्मना अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो तीसरे स्टेटस के लोग थे वो ये मानते थे कि किसी को भी जन्म से जो अधिकार दिए जाते हैं वो अधिकार उन्हें नहीं मिलने चाहिए। योग्यता के आधार पर समाज में उसकी आर्थिक स्थिति चाहे सामाजिक स्थिति निश्चित की जानी चाहिए। सामाजिक स्थिति व्यक्ति की योग्यता का आधार पर ही होना चाहिए। ये परिकल्पना जॉन लॉक और ज्याक जॉक रूसो ने प्रस्तुत की। जॉन लॉक ने अपने पुस्तक टू टीटाइज्म ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक में सभी व्यक्तियों को समान बताया। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्थापित करने को कहा। जैसे कि भारत में 3 संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और तीसरा है विधायिका। उसी आधार पर उन्होंने फ्रांस में भी 3 न्याय व्यवस्था स्थापित करने की यानी प्रजा को चलाने के लिए इन 3 व्यवस्थाओं को करने के लिए कहा।
अमेरिका के जब 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो इसी प्रकार की सत्ता स्थापित की। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अमेरिका के 13 उपनिवेश राज्य ब्रिटेन से आजाद हुए तो उन्होंने इन्हीं 3 संविधान को अपने देश में लागू किया। दार्शनिकों बातों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप जब लुई 16वें ने और अधिक कर बढ़ाया प्रजा पर, यानी अपने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लुई 16वें ने समाज पर और अधिक कर लगाया, तो उसका परिणाम अधिक कर लगाया तो इस व्यवस्था के विरुद्ध जनता का गुस्सा भड़क उठा। जैसा कि आपने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ जो आपको अपनी कॉपी पे करके रखना है। पहला सवाल है, फ्रांस की जनसंख्या 1789 में कितनी थी? दूसरा, पाव रोटी की कीमत क्यों बढ़ गई? तीसरा, जीविका संकट क्या है? चौथा, जॉन लॉक की पुस्तक का नाम बताइए। पांचवा, लुई 16वें द्वारा लिए गए निर्णय का जनता पर प्रभाव बताइए। मैंने आपको अब आपके प्रश्न पत्र के बारे में पहले ही बताया है। कुछ प्रश्न पत्र किताब के बीच से आते हैं जो मैं आपको पढ़ाने के बाद बताती रहूंगी और उस सवालों का जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखते जाना है। स्टूडेंट, जैसा कि मैं क्लास 9th का सब्जेक्ट हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो दिया है, उसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में संक्षेप में जानकारी दी है। अब उसके बाद की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। क्रांति की शुरुआत, प्राचीन राज्यतंत्र के तहत सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। कहने का तात्पर्य ये है कि सम्राट को तीनों स्टेटस से अनुमति लेकर ही वो अपना कर बढ़ा सकता था। तो स्टेटेड जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, मतलब इसका एक राजनीतिक संस्था थी। ये स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेटस के, यानी पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग के तीनों स्टेटस से प्रतिनिधि को लिया जाता था। फिर उसकी अंतिम बैठक, यानी स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक हुई थी 1614 में। हाँ, फिर लुई 16वें द्वारा 5 मई 1789 में बैठक का आयोजन किया गया था, यानी 1614 से 5 के बाद 5 मई 1789 में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तीनों स्टेट्स के लोगों को, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लुई 16वें द्वारा कर को बढ़ाया गया था, तो उसकी बैठक की गई कि ये कर किस किस पर लगाया जाए। तो प्रथम स्टेटस से 300 सदस्य, द्वितीय स्टेटस से 300 सदस्य और तृतीय स्टेटस से 600 सदस्य। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में रखना है कि किसानों, औरतों एवं कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। अब जब ये 300 सदस्य, यानी प्रथम के 300 सदस्य पादरी वर्ग के एक साइड में आए और दूसरे प्रथम कुलीन वर्ग के लोग एक साइड में आए, जो 600 सदस्य आए, यानी आमने सामने 300 बैठे, यानी प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के, और तृतीय वर्ग के जैसे आए वो उनके पीछे खड़े हुए। अब 600 सदस्य प्रथम और द्वितीय स्टेटस के सदस्य के पीछे खड़े थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की सूची तृतीय सूची सभा के सामने रखी गई। इस सभा में प्रत्येक स्टेटस से एक मत देने का अधिकार था, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक स्टेटस से एक मत देने का अधिकार राजनीति, यानी प्राचीन राज्यतंत्र में ही इसकी कल्पना की गई थी। किंतु यही उस समय लुई 16वें भी यही करना चाहते थे, लेकिन वहां पर तीसरे स्टेटस के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि प्रत्येक मनुष्य से, यानी जितने भी वहां पे लोग हैं उनसे एक मत लिया जाए। सम्राट के द्वारा इसके इनकार किए जाने पर वो लोगों ने विरोध प्रदर्शित करते हुए परिणाम स्वरूप तीसरे स्टेटस के द्वारा मांग रखना कि प्रत्येक सदस्य से मत लिया जाए, सम्राट द्वारा न मानना, और परिणाम स्वरूप तीसरे स्टेटस विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। अब तीसरे स्टेटस के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी का प्रवक्ता मानने लगे थे। ये जो तीसरे स्टेटस के, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य जो मीडियम लोग उसमें हुए थे, यानी जो शिक्षित लोग हुए थे, वही तीसरे स्टेटस के थे।
20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होना। अब ये इन लोगों ने विरोध प्रदर्शित करते हुए, तीसरे स्टेटस के लोगों ने विरोध प्रदर्शित करते हुए 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। वहां पर उन्होंने नेशनल असेंबली, अपने आप को एक संविधान घोषित कर दिया, यानी उन लोगों का अपने आप एक संविधान घोषित किया गया था। हाँ, और नेशनल असेंबली का प्रतिनिधित्व किया था मिराबियो और आबे-सिये ने। उसकी एक पुस्तिका थी, प्रचार पुस्तिका, तीसरा स्टेटस क्या है, पैम्पलेट जिसे कहा जाता है। हाँ, ये आबे-सिये पादरी वर्ग से था और ये जो मिराबियो था कुलीन परिवार से थे। दोनों ये मानते थे कि सामंती विशेषाधिकार या जन्मना अधिकार सभी मतलब नहीं मिलने चाहिए, सिर्फ योग्यता के आधार पर सबको संविधान में जगह दी जानी चाहिए। नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार होना। अब वहीं पर नेशनल असेंबली का प्रारूप यानी संविधान तैयार हुआ। फ्रांस का आंदोलित होना, पूरी तरह से अब पूरा फ्रांस आंदोलित हो चुका था। कड़ाके की ठंड की वजह से उस समय फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और उसी समय लुई सोल्वे के द्वारा पेरिस में हमला, मतलब सैनिकों को प्रवेश करने का आदेश दे दिया गया था और यही परिणाम हुआ था कि बास्तिल किले की ढा दिया गया था, यानी गिरा दिया गया था। अफवाह का फैलना कि जमींदारों द्वारा लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए गए हैं। अब ये पूरी तरह से फैलने लगा कि तृतीय वर्ग में, कि जमींदारों के द्वारा उन्हें दबाने के लिए, यानी तीसरे स्टेटस को दबाने के लिए लठैतों लुटेरों का गिरोह बुला लिए गए हैं। अब इससे आक्रांतित होकर, इससे भय से आक्रांत होकर किसानों के द्वारा ग्रामीण किलों पर आक्रमण किया गया। अन्न भंडारों को लूटा जाने लगा। लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाना। भय से मतलब इतना ज्यादा वो लोग डर गए थे कि उन्होंने वापिस जमींदारों पर ही हमला कर दिया। भय से आक्रांत होकर जागीरदारों का जागीर छोड़कर भागना। अब इससे भागे होकर द्वितीय वर्ग के लोग वहां से भागने लगे और दूसरे देशों में जाकर शरण लेने लगे। प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वे द्वारा असेंबली को मान्यता, सत्ता पर संविधान का अंकुश, यानी उस नेशनल असेंबली को संविधान घोषित किया गया। मान्यता, सत्ता पर संविधान का अंकुश। और अब पूरी तरह से वहां पर राज्य तंत्र न होकर लोकतंत्र लागू किया जाने का विचार किया जाने लगा। 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन पूरी तरह से खत्म कर दिया। पादरी वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया गया था, उन्हें धार्मिक कटाई दिया जाता था, जो हटा दिया गया। इसके अलावा भी कई उनके पास जमीनें थी, वो जब्त कर ली गई थी। इस प्रकार संविधान के पास करीब 20 अरब लिब्रे की संपत्ति जमा हो गई। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट सन के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सन के बारे में प्रश्न पत्र में आता है, इसीलिए उसके बारे में इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, उसका डिटेल आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट, 1774 लुई सोल्वे फ्रांस का राजा बना। सरकारी खजाना, जब वो फ्रांस का राजा बना था तब वो वहां का सरकारी खजाना खाली था, राजतंत्र में असंतोष फैला हुआ था। दूसरा है 1789 नेशनल असेंबली का गठन, बास्तिल पर हमला, यानी नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, बास्तिल पर हमला हुआ। देहात में किसानों का विद्रोह भी होना शुरू हो गया। 1791 सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाना, मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाना। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट विशाल भूभागों पर कब्जा यानी उसे एक छूट गया। 1792-93 में गणराज्य यानी फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया। सम्राट का सिर को काट दिया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम्राट लुई सोल्वे को मार दिया गया था। जेकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन यानी संविधान लागू कर दिया गया। उसके बाद 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर उसने कब्जा किया। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो गई। इसके क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी।
जैसा कि अभी आपको मैंने जो पैराग्राफ पढ़ाया है फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 4, उसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हैं। सम्राट लुई 16वें के द्वारा जब बैठक बुलाई गई तब कौन सी घटना घटी? इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, आपको पूरे डिटेल में ही उसे लिखना है। दूसरा, स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? और सम्राट लुई 16वें द्वारा स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी? दो बैठक थी, एक आखिरी बैठक थी और एक स्टेट्स जनरल के द्वारा बुलाई गई थी। और इसमें कितने कितने प्रतिनिधि थे ये भी आप उसमें संक्षेप में डिटेल डाल दीजिएगा। और उसके बाद कौन सी घटना हुई थी इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। मिराबे और आबेसिये कौन थे, उनके कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। तो ये भी आपको बताया गया है कि इन्होंने नेशनल असेंबली की संविधान बनाया था, फिर ये किस वर्ग से संबंधित थे और किस वर्ग के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, ये सब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में डाल दीजिएगा। किसानों द्वारा कौन सी घटना को अंजाम दिया गया, ये भी बताया गया था, और क्या क्या किया गया था ये भी बताया गया है। ये सारे आप उसमें अपने सवालों में जवाब के तौर पर लिखिएगा। संविधान लागू होने पर क्या क्या हुआ, उसमें धार्मिक कर वगैरह बताया था ना आपको, धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, 20 अरब लिब्रे का संविधान के पास पैसे इकट्ठे हुए, तो ये सब उसमें संक्षेप में डाल दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण सन आपके उसके बारे में बताया है, आपको पूरा विवरण में लिखना है, कम से कम 2 से 3 लाइन में। तो वो है 1774, 1789, 1791, 1792, 93, 1804, 1804, 1815, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी दे दीजिएगा।